हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए आ जाइए सभी लोग। तो जैसा कि आप लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने इंडक्शन मोटर के बारे में आपको बताया, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, और क्या क्या टाइप्स होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। क्या बेसिकली हमारा सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है या नहीं होता है, तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, वो चीज़ें हमने डिस्कस की। तो ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, अपने टाइप्स को कवर करेंगे। तो जो लोग क्लासेस को पिछली क्लास को फॉलो नहीं किए हैं वो पिछली क्लासेस को जाके फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने बात की थी कि हमारा जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो हमारा कैसा है, नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है। तो नॉन सेल्फ स्टार्टिंग होने के कारण हमें इसको क्या कहते हैं, सेल्फ स्टार्टिंग बनाना पड़ेगा। तो सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम लोग मेथड्स का यूज करते हैं, अलग अलग मेथड्स का। तो अलग अलग मेथड के बेसिस पे ही हमारे क्या होते हैं, मोटर के टाइप्स डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। इतनी बातें चीज़ें हमने आपको बताई थी पिछले क्लास में, जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे। बताइए, इतनी बात क्लियर है। अब जैसे कि हमने कहा कि हमारा सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, जब हम इसको सिंगल फेज एसी सप्लाई देते हैं तो उस केस में क्या होगा, हमारा पल्सेटिंग नेचर का फ्लक्स डेवलप होगा। ये पल्सेटिंग नेचर के जो फ्लक्स हमारा क्या करेगा, पल्सेटिंग नेचर का ही, अल्टरनेटिंग नेचर का ही हमारा टॉर्क डेवलप करेगा। तो ये टॉर्क जो बेसिकली हमारा डेवलप होता है वो नेट टॉर्क सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जीरो डेवलप होता है स्टार्टिंग के दौरान, या उस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा मोटर स्टार्ट नहीं हो पाता है। अगर उसको हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देते हैं या एक्सटर्नली उसको हम रोटेट करा देते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो उस केस में हमारा मोटर स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्टार्टिंग में हमको टॉर्क मिल जाए, उसके बाद तो हमारा मोटर स्टार्ट हो जाएगा नियर टू द स्पीड ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, नियर, ठीक है। तो सिंक्रोनस स्पीड के नियर ही हमारे इंडक्शन मोटर ऑपरेट होते हैं, हालांकि एग्जैक्ट नहीं होता है, थोड़ी कम स्पीड पे होता है, ठीक है। तो जैसे कि अब बात करें कि हमारा क्या है, हमने क्या पढ़ा था टाइप्स में। तो टाइप्स में हमारा पहला क्या है, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज, स्प्लिट फेज मोटर। सभी लोग आप हेडिंग डाल लीजिए, और जो जो पॉइंट हम आपको नोट करा रहे हैं इन पॉइंट को आप नोट कर लीजिए और अच्छे से इन्हीं को देख के जाइए, इन्हीं को आप बना के लिख दीजिए अपने लैंग्वेज में, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की, तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की अगर हम बात करें कि स्टेटर की, तो इसमें हम जानते हैं कि स्टेटर जो होता है हमारा, स्टेटर में जो कंटेन करता है दो वाइंडिंग्स, हम कह सकते हैं स्टेटर बेसिकली डिजाइन की जाती है, या स्टेटर डिजाइन किया जाता है बाई टू वाइंडिंग्स, टू वाइंडिंग्स। अब दो वाइंडिंग के द्वारा हम कैसे डिजाइन करते हैं, तो इसमें एक जो वाइंडिंग होती है वो हमारी कहलाती है मेन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग, और दूसरी जो हमारी वाइंडिंग कहलाती है जिसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग और दूसरी हम कहते हैं ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। और ऑक्सिलरी वाइंडिंग को ही हम दूसरा नाम देते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है। तो स्टेटर पे ही हमारा डिजाइन किया जाता है, याद रखना। तो मेन वाइंडिंग या स्टेट, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हम दूसरा नाम स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। मेन वाइंडिंग का भी एक दूसरा नाम होता है जिसको हम रनिंग वाइंडिंग कहते हैं, रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। तो ये स्टेटर का पार्ट हो गया। अब बात करें कि जो हमारी मेन वाइंडिंग होती है और स्टेटर वाइंडिंग जो होती है, सॉरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, उसको किस तरीके से हम लोग डिजाइन करते हैं। तो उसका डिजाइन की बात करें तो हमारी जो मेन वाइंडिंग होती है उसमें हमेशा याद रखना, जो रेजिस्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस जो रहेगा वो मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। और जो मिनिमम जब रेजिस्टेंस होगा तो उसके लिए हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, हम लार्ज नंबर ऑफ टर्न जो है वाइंडिंग में अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ टर्न होंगे, और लार्ज नंबर ऑफ टर्न होंगे जो कि कैसे होंगे, थिक नेचर के होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्न जो कि थिक होंगे, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यही होता है।
तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, होगा कि नहीं। तो इसी कॉन्सेप्ट से आप देख लीजिए। तो अगर मेन वाइंडिंग का हमको रेजिस्टेंस कम रखना है तो उसके लिए हमको वाइंडिंग कैसी बनानी पड़ेगी, नंबर ऑफ टर्न उसके ज़्यादा और थिक होगा, थिक वायर का बनाना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, यानी कि जो भी कंडक्टर होगा वो थिक कंडक्टर होगा। तो उस केस में हमारा जो रेजिस्टेंस होगा मेन वाइंडिंग का वो कम से कम रहेगा। ठीक, अब ऑक्सिलरी वाइंडिंग की बात करें तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हमारी इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, हमारा हाई रहे, यानी कि अधिक रहे। अब अधिक रहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टर्न हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न हमारे क्या होंगे, या हम कह सकते हैं जो वायर हम यूज करेंगे वो थिन वायर होगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न लेस एंड हम कह सकते हैं थिन वायर, थिन वायर का कंडक्टर यूज करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ, तो उस केस में हमारा रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज़्यादा होगा। जैसे आप देख लीजिए आर रो एल अपॉन ए, अगर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया कम हुआ तो उसके में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का हमारा कम होगा तो उस केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो बेसिकली रेजिस्टेंस स्प्लिट में आप क्या लिखोगे, सिंपली स्टेटर वाइंडिंग में दो वाइंडिंग होती है, स्टेटर में ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग हमारी रनिंग वाइंडिंग भी कहलाती है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हम स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग ही हमारी स्टार्टिंग पर्पज के लिए यूज की जाती है, इसलिए हम इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। बताइए इतनी बात क्लियर है, तो इतनी बात आप बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, बताइए इतनी बात क्लियर है। अब बात करें कि जो हमारा फेज डिस्प्लेसमेंट रखा जाता है, ठीक है, तो फेज डिस्प्लेसमेंट जो हमारा करंट और फील्ड के बीच में होता है वो लगभग स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के केस में वो क्या होता है, ऑलमोस्ट 30 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, फेज डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, क्यों 30 डिग्री का हम लोग फेज डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि 30 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट हमारा सफिशियंट होता है मोटर को स्टार्ट करने के लिए, जिसकी रेटिंग हमारी हम जानते हैं, जिस मोटर की रेटिंग हम मान लिया 200 वाट की रेटिंग होती है, उस मोटर में अगर फेज डिस्प्लेसमेंट हम 30 डिग्री का प्रोवाइड कर दें तो उस केस में मोटर हमारा आसानी से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही कारण है कि हमारा जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होता है, या हम कह सकते हैं कि जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होता है या रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर होता है, उसकी रेटिंग क्या होती है मोटर की, तो वो रेटिंग हमारी लगभग 200 वाट तक के जो मोटर हमारे कहलाते हैं वो हमारे कैसे कहलाते हैं, स्प्लिट फेज रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर कहलाते हैं सिंगल फेज में। तो उनकी रेटिंग कितनी होती है, इतनी होती है। ठीक है, याद रखना। बात करें इसके स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग जो हमारा टॉर्क होता है इसमें बेसिकली हाई होता है। ठीक है, लेकिन कंपैरिजन की बात करें तो फिर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के कारण मोटर से हमारा थोड़ा कम रहता है स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, तो बताइए इतनी बात क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा स्टार्टिंग में जैसे सप्लाई आपने दी, सप्लाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को, और उस केस में क्या होगा कि हमारी जब मोटर की स्पीड अगर 80% से, या हम कह सकते हैं सिंक्रोनस स्पीड के 80% तक अगर स्पीड चली जाती है, तो उस केस में हमारा क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, उस सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो उस केस में हमारा मोटर एक सिंगल फेज मोटर की तरह ऑपरेट हो जाता है। अब इसको हम डिजाइन की बात करें तो कैसे डिजाइन करते हैं, इतनी बात आप लिख लेंगे। लिखने के बाद इसका एक डायग्राम है वो आप इसको बना लीजिए। ठीक है, तो आपको बनवा देते हैं डायग्राम। मान लिया ये होता है हमारा तो ये हमने बनाया है आपका एक रोटर, और ये रोटर जो बेसिकली हमारा कौन सा रोटर होता है, वो होता है हमारा स्क्वायरल गेज टाइप का रोटर हमने बताया था आपको। तो ये हम इस तरीके से इसको आप बना लीजिए, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक सप्लाई दिया, सिंगल फेज सप्लाई, और इस एक वाइंडिंग को हमने क्या किया, यहाँ एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हमने क्या किया,
इस वाइंडिंग से कनेक्ट कर दिया, और ये जो वाइंडिंग हमारी कहलाती है, ये हमारी वाइंडिंग कहलाती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये कौन सी वाइंडिंग होती है? स्टार्टिंग वाइंडिंग। और स्टार्टिंग वाइंडिंग कहो या चाहे ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहो, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ये कौन सी वाइंडिंग होती है? तो ये हमारी मेन वाइंडिंग होती है, मेन वाइंडिंग। और मेन वाइंडिंग हमारी करंट जा रही है मान लेते IM, और इसमें जो करंट जाएगी हमारी, हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, याद रखना, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमारा क्या करता है, जब मोटर की स्पीड हमारी 80% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड की चली जाती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच को क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और डिस्कनेक्ट करने से क्या होता है, फिर हमारा जो भी मोटर ऑपरेट हो रहा है वो केवल एक सिंपली हमारा मेन वाइंडिंग पे ही हमारा ऑपरेट रहता है, या हम कह सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं रनिंग वाइंडिंग इसको कहते हैं। फिर सिंपली हमारा एक ही वाइंडिंग पे मोटर स्टार्ट बना रहता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा स्टार्टिंग पर्पज के लिए वाइंडिंग बनाई जाती है। कौन सी? ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक, बताइए इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का डायग्राम है, इसको बना लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये हमारा मेन वाइंडिंग। तो सप्लाई जब देते हैं, और सप्लाई देने के बाद हमारा अगर मोटर 80% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड पहुंच जाता है, तो उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल स्विच से इस बाइंडिंग को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो डिस्कनेक्ट करने पे फिर हमारा मोटर सिंपली रोटेट हो जाता है या स्टार्ट हो जाता है मेन वाइंडिंग पे, और वही चलता रहता है। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? अब इसका एक डायग्राम है, मान लेते हैं स्टार्टिंग के केस में एक फेजर डायग्राम बना लीजिए। ये V है, और ये हमारा मान लेते हैं मेन वाइंडिंग करंट है, वो लैग कर रही है एंगल 30 डिग्री पे। ठीक है, ये हमारा क्या है, फेज डिस्प्लेसमेंट, और ये प्रोवाइड करता है ये IS, यानी कि स्टार्टिंग करंट और मेन करंट के बीच में जो एंगल होता है वो हमारा कहलाता है फेज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, याद रखना, फेज डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हमारा सफिशियंट होता है मोटर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक, तो ये डायग्राम बना लीजिए आप। फेज डिस्प्लेसमेंट, ये अल्फा क्या है हमारा, फेज डिस्प्लेसमेंट एंगल। ठीक है, बताइए इतनी बात क्लियर है? अब बात करें कि ये मोटर जो हमारा होता है कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। तो बेसिकली इसके एप्लीकेशन की बात करें तो लिख लीजिए एप्लीकेशंस इस मोटर की। तो एप्लीकेशन की बात करें तो जहाँ पे हमारे 200 वाट के जितने भी मोटर्स होते हैं, ठीक है, अप टू 200 वाट तक के मोटर के लिए हमारे ये मोटर यूज किए जाते हैं। और जैसे कि ऑल फैंस हो गए, जितने भी फैन हो गए, या हम कह सकते हैं ब्लोअर हो गए, ब्लोअर्स हो गए, ब्लोअर पंप्स कह सकते हैं। ठीक है, बिजनेस डायरी हो गई, कॉमर्शियल पर्पज की बात करें, कॉमर्शियल वर्क की बात करें। ठीक है, और याद रखना ये नॉट सुटेबल, ये हमारे 250 वाट तक ऊपर हमारे मोटर ये यूज नहीं किए जाते हैं, एंड नॉट सुटेबल मोर देन 250 वाट। ठीक है, ये फ्रिक्वेंट लिख लीजिए। और फ्रिक्वेंट हमारे क्या होते हैं, स्टार्ट भी हो जाते हैं, और फ्रिक्वेंट हमारे स्टॉप भी हो जाते हैं ये मोटर तुरंत। हाई स्टार्टिंग टॉर्क, हाई स्टार्टिंग टॉर्क या हाई स्टार्टिंग करंट कह सकते हैं, हाई स्टार्टिंग करंट इन स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग में हाई स्टार्टिंग करंट होती है। ठीक है, बात करें लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, टॉर्क और पावर फैक्टर। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, या हम कह सकते हैं इनके एप्लीकेशंस है, यहाँ पे हम इन मोटर का यूज करते हैं। अच्छा, इसमें टॉर्क की जो स्टार्टिंग टॉर्क की इक्वेशन क्या होती है, स्टार्टिंग टॉर्क की इक्वेशन होती है IM और IS साइन अल्फा। ठीक है, यानी कि जो हमारा डिपेंड करेगा स्टार्टिंग टॉर्क, वो किस पर डिपेंड करता है, फेज डिस्प्लेसमेंट पे। फेज डिस्प्लेसमेंट, जितना हमारा फेज डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी हिसाब से हमारा स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज वाले में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना है, 30 डिग्री। ठीक, तो इसलिए हमारा क्या है इसका, हालांकि जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है थोड़ा लो होता है और अदर मोटर के कंपैरिजन में।
तो इतनी बात आप क्या करेंगे, इनको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं वहाँ अच्छा कर जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की बात हो गई। अब बात करें कि हमारा जो एक कैविस्टर स्टार्ट मोटर होता है, जो दूसरा मोटर है, हेडिंग डाल लीजिए, क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में भी अगर हम बात करें तो मान लिया ये हमारा क्या है, एक रोटर है जो स्क्वायरल गेज टाइप का होता है। ये हमने बना दिया स्क्वायरल गेज टाइप का रोटर। और ये हमारी क्या है, मेन वाइंडिंग है। ये इसको मेन वाइंडिंग को हमने क्या किया, और मेन वाइंडिंग के साथ में ही हमने क्या किया, एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा दिया। चलिए इसको और अच्छे से बना लेते हैं। तो ये हमारा जानते हैं कि हमारा एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब इस सेंट्रीफ्यूगल स्विच के ही सीरीज में हमारा एक कैविस्टर और लगा होता है। और कैविस्टर कहाँ लगा होता है हमारा, तो याद रखना स्टार्टिंग वाइंडिंग के केस में। ये क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है, या हम कह सकते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो कैविस्टर जो लगाते हैं, ये जो कैविस्टर, ये बेसिकली हमारा जो कैविस्टर होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैविस्टर होता है। कौन सा कैविस्टर होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैविस्टर। क्यों इलेक्ट्रोलाइटिक कैविस्टर का यूज करते हैं, इकोनॉमिकली ये हमारा होता है, ठीक है, इकोनॉमिकली कैविस्टर होता है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कैविस्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये हम क्या करते हैं, सिंगल फेज सप्लाई देते हैं। और वर्किंग प्रिंसिपल सबका सेम होता है, याद रखना। तो यहाँ पे भी हम क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते हैं। जब हमारी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के 80% पहुँच जाती है तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है, इस बाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो उस केस में डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर जो हमारी मेन वाइंडिंग होती है, तो मोटर हमारा मेन वाइंडिंग पे ही फिर ऑपरेट करता रहता है, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लो, किसके लिए, कैविस्टर स्टार्ट। अब बेसिकली हम मेन काम हमारा कैविस्टर का यहाँ पे क्या है, तो मेन काम हमारा होता है कि फेज डिस्प्लेसमेंट है, उस फेज डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाना, फेज डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाना। अब फेज डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं कि फेज डिस्प्लेसमेंट के ही बेसिस पे हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप होता है। यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क हमारा डिपेंड किस पे करता है, फेज डिस्प्लेसमेंट पे। जैसे कि हम जानते हैं फेज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आई एम स्टार्टिंग टॉर्क आई एम आई एस और साइन अल्फा, यही होता है। अब यहाँ पे अगर फेज डिस्प्लेसमेंट जितना हमारा ज़्यादा होगा उतना टॉर्क हमारा ज़्यादा होगा स्टार्टिंग में, बताइए। तो इसीलिए हमारा क्या होता है, कैपेसिटर स्टार्ट जो मोटर होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है, स्टार्टिंग टॉर्क हमारा अधिक होता है। अब हम जानते हैं कैपेसिटर जब हम लगाते हैं तो कैपेसिटर हमारा फेज डिस्प्लेसमेंट कितना देगा, 90 डिग्री देगा कि नहीं। लेकिन हालांकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है 90 डिग्री, क्योंकि कुछ ना कुछ रेजिस्टिव पार्ट होता है इसमें, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इसके फेजर डायग्राम की, तो ये बना लो इसको। जैसे मान लिया वोल्टेज है और ये हमारी करंट है, मेन करंट, और जो हम मान लेते हैं कैपेसिटर लगा है तो इसलिए इसके फेज डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो ये जो करंट होगी वो हमारी आई एस होगी, और इनके बीच में जो फेज डिस्प्लेसमेंट एंगल होगा वो 90 डिग्री। ये आइडियल केस है। तो ये क्या है, स्टार्ट की कंडीशन है, स्टार्ट कंडीशन। ऐसे ही दूसरा डायग्राम जो बनाएंगे वो रनिंग कंडीशन। तो रनिंग कंडीशन में केस में हमारा क्या होगा, आई एस तो होगा नहीं, क्योंकि आई एस हमारी क्या है, डिस्कनेक्ट हो गई है, डिस्कनेक्ट कर देते हैं बाइंडिंग को, तो इसलिए हमारा ये होगा नहीं। केवल ये पर्पज किसके लिए है, स्टार्टिंग के लिए। तो रनिंग कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, फेजर डायग्राम रनिंग कंडीशन। तो ये हो जाएगा हमारा आई एम, ठीक। तो ये एंगल हमारा फाई। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। तो ये स्टार्टिंग कंडीशन में, ये रनिंग कंडीशन में। स्टार्टिंग कंडीशन में हमारा क्या होगा, हमारा आई एस भी होगा, क्योंकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग में करंट जो फ्लो हो रही है आई एस। तो यहाँ पे लिख लो, चाहे करंट हमारी क्या है, आई एम, और इसमें जो करंट जाएगी वो हमारी क्या है, आई एस, यानी कि स्टार्टिंग करंट। बताओ इतनी बात क्लियर है। तो इतनी बातें जो हमने आपको समझाई हैं, अगर ये आप कहीं ना कहीं नोट करते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। बना के भी लिख सकते हैं। तो स्टार्टिंग टॉर्क और स्लिप, अच्छा एक करेक्टरिस्टिक आप बना लीजिए इसकी।
टॉर्क की और स्टार्टिंग टॉर्क की और स्लिप की। ठीक है, तो उस केस में हमारा क्या है, मान लिया हमारा स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एक टाइम हमारा ऐसा आएगा कि हमारी 80% स्पीड पहुंच जाएगी, तो उस केस में हम स्विच को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और स्विच को डिस्कनेक्ट करेंगे, फिर हमारा क्या है, इस तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक आप बना लीजिए इसकी। तो ये हमारा जो शो करता है, ये हमारा शो करता है स्विच के एक्शंस को, स्विच के एक्शन को। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग टॉर्क है, तो ये आप डायग्राम बना लो इसका। तो बताइए इतनी बात समझ में आई। अब इस मोटर में क्या क्या चीज़ें याद रखेंगे, पॉइंट करके आप लिख लीजिए। इसमें याद रखेंगे कि ये जो हमारा मोटर यूज किया जाता है, वो इसकी रेटिंग जो होती है, वो रेटिंग की बात करें तो ये मोटर जहाँ पे 100 से लेकर के 750 वाट तक के मोटर जो होते हैं, वहाँ पर हम इनका यूज कर सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट हम लिख लेते हैं। तो ये जो मोटर होते हैं हमारे जैसे एयर कंडीशनिंग वाले इक्विपमेंट्स होते हैं, एयर कंडीशनिंग वाले इक्विपमेंट्स होते हैं, वहाँ पे हमारा यूज किया जाता है इस मोटर का यूज। ठीक है, जितने भी सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हो गए, सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गए, या रेसिप्रोकेटिंग पंप्स हो गए। ठीक है, कॉमर्शियल वर्क हो गया। ठीक, तो ये हमारे यहाँ इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। अब बात करें तो ये तुरंत सुटेबल फॉर फ्रीक्वेंट स्टार्ट एंड फ्रीक्वेंट स्टॉप, तुरंत स्टार्ट और तुरंत हमारे स्टॉप भी हो सकते हैं इस मोटर। और उसमें जो करंट होती है, यहाँ पे लिख लेना लोएस्ट स्टार्टिंग करंट या लोएस्ट करंट इन स्टेटर स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग में हमारी करंट कैसी होती है, कम होती है। कैपेसिटर जो बेसिकली डिजाइन किया जाता है वो सीरीज में होता है। यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन में जो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कैपेसिटर हमारा सीरीज में कनेक्ट होता है किसके, स्टार्टिंग वाइंडिंग के, जिसका काम क्या होता है, फेज डिस्प्लेसमेंट को प्रोवाइड करना होता है। और ये फेज डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारा स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम हो सके या अधिक मैक्सिमम टॉर्क हो। तो यही कारण है कि जो हमारे जितने भी इंडक्शन मोटर होते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, तो सबसे अधिक जो स्टार्टिंग टॉर्क की बात करें तो स्टार्टिंग टॉर्क हमारा सबसे अधिक कैपेसिटर मोटर का ही होता है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, वही चीज़, सिंपली क्या करेंगे, 80% पे ऑपरेट होने के बाद आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं उसको, स्विच को, सेंट्रीफ्यूगल स्विच को। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम आपको इसमें शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं इतनी चीज़ें, कहीं ना कहीं आपको ये बहुत हेल्प करेंगी आगे। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये हमारा होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। अब कैपेसिटर रन टाइप का एक मोटर होता है, याद रखना। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, कैपेसिटर रन टाइप मोटर। कैपेसिटर रन टाइप मोटर जो होता है बेसिकली इसमें, तो इसमें हमारा एक तरीके से हम कह सकते हैं जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है वो हमारा डिस्कनेक्ट नहीं करता है कैपेसिटर को। ठीक है, तो देखें, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। चलिए फिर हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।